हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि नया वीडियो रिलीज होने से पहले ही या रिलीज होते ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए धन्यवाद, और जो करने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस वीडियो पर अपन बात करेंगे मींस द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन, वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। इसका एक और क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो आज का जो क्वेश्चन है ये दो सब्जेक्ट में कवर हो रहा है, फार्माकोलॉजी में भी कवर हो रहा है और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फॉरेंसिक भी मतलब कवर हो रहा है। क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन आर सेम। मतलब मैं कह सकता हूं कि द फैक्टर्स विच इफेक्ट एब्जॉर्प्शन दे इफेक्ट बायोअवेलेबिलिटी आल्सो। ये कैसे संभव है? तो कई बार तो क्या होता है कि शॉर्ट नोट आता है बायोअवेलेबिलिटी पर। तो अगर अपन समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, और जो दो चार टर्म्स हैं उसके बारे में समझ में आ जाएगा ना बेस, तो अपने को तो सिर्फ पॉइंट रखने हैं, मतलब रटने भी नहीं कह सकते, समझने हैं, अपन आराम से लिख सकते हैं। मतलब उससे में रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो भाई जब बेसिक कंसेप्ट आपको पता है वी कैन राइट मेनी थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। अब पहले देखेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या है। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। हुआ यूं कि सेठ ने अपने जो काम करने वाला था उसको कहा कि एक काम है, ये 100 रुपए तेरे को मैं दे रहा हूं और ये 100 रुपए ले जाकर तेरे को अगले आदमी को देने हैं। तो उसने क्या किया, जो सेठ ने जिसको दिया उसने 100 रुपए की जगह अगले आदमी को 90 रुपए दिए। 10 रुपए कहां गए? 10 रुपए का आता पता ही नहीं है। तो इसी तरह से क्या है कि जो आप टैबलेट लेते हैं आप, या कैप्सूल लेते हैं या सिरप लेते हैं, मतलब डोजेज फॉर्म की बात हो रही है जिसके अंदर दवा होती है। तो जब वो दवा शरीर में जाती है, जैसे ओरल लिया आपने, तो ओरल लेने के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि दवा अपना असर जब ही शो करेगी जब वो खून में पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि द ड्रग शो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ओनली व्हेन इट रीचेस इनटू द ब्लड। और ब्लड को अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो हुआ यूं कि जब आपने डोजेज फॉर्म ली, मतलब जिसके अंदर दवा थी, उसको आप ओरल रूट से लेते हो, लेकिन लेने के बाद एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पता किया गया कि जो आपने 100 mg की टैबलेट ली थी ना, टैबलेट की वेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने टैबलेट ली उसमें 100 mg थी और जब ब्लड में देखा वो तो 90 mg ही निकली, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सेट वाला। तो 10 mg कहाँ गई? वो कहाँ गई एक अलग बात है, लेकिन आई कितनी? 90। तो सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। तो ओरल रूट की बात कर रहा हूं, जिसको अपन मुंह के थ्रू लेते हैं, निकल कर वो नीचे आपके आहार नाल में जाती है। तो 90, जब वो 90 ब्लड में गई तो कहलाएगा कि उसकी 90% बायोअवेलेबिलिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो टोटल दवा की मात्रा जो फाइनल खून में पहुंचती है या ब्लड में पहुंचती है वो कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। लेकिन उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में डोजेस फॉर्म में है ना, उसी फॉर्म में ब्लड में पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं उदाहरण के तौर पे दूं कि अगर कोई पेशेंट है वो डोजेस फॉर्म ले रहा है और अल्टीमेटली ड्रग अपना इफेक्ट कब शो करेगी? जब वो ब्लड में पहुंचेगी। तो जो टोटल फॉर्म है अनचेंज, ध्यान रखना आप चीज, जो दवा है ना अनचेंज फॉर्म में पहुंचनी चाहिए ब्लड के अंदर, ठीक है? तो अनचेंज फॉर्म में कितनी पहुंची? 90 पहुंची। 10% कहा गई अलग बात है, तो यही कहलाएगी बायोअवेलेबिलिटी। तो अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं कि इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड इन अनचेंज फॉर्म फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। तो समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड में कैसे पहुंची? तो जो भी चीज ओरल रूट से ली जाती है, मुंह के द्वारा ली जाती है, वो भैया आपकी जीआईटी में ही तो जाएगी। जीआईटी का मतलब होता है आहार नाल। होता क्या है, यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसे एस फॉर स्टमक, आई फॉर इंटेस्टाइन और फाइनल ड्रग निकलती है।
अब जो आहार नाल है, इसके इधर ब्लड है, इसके इधर ब्लड है, तो दवा क्या है, आहार नाल से एब्जॉर्ब होगी, अंदर अवशोषित होगी, तभी तो एक्शन आएगा। अब दवा का यहां से यहां जाना, यह प्रक्रिया कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मतलब यहां से ब्लड में आना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और यहां आने के बाद तो आप कह सकते हो ना कि भाई ड्रग तो बायो अवेलेबल हो गई। बायो अवेलेबिलिटी को एफ से भी डिनोट करते हैं। एक बार ड्रग यहाँ आ गई और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज हैं तो ड्रग आराम से ब्लड में आएगी और अपना एक्शन शो करती है। तो कहने का मतलब यहां से यहां आना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, वही अफेक्ट करेंगे हम बायोअवेलेबिलिटी को, क्योंकि यहां आने के लिए एब्जॉर्ब होना जरूरी है ना। तो एब्जॉर्प्शन पहले की चीज है और एब्जॉर्ब हो गई तो बायोअवेलेबिलिटी आगे की चीज है। देयरफॉर factors affecting absorption and factors affecting bioavailability are same, because once the drug is absorbed it will reach into the blood and we can say that it is bioavailable। तो सवाल उठता है कि बायोअवेलेबिलिटी पर शॉर्ट नोट आता है, तो बायोअवेलेबिलिटी का कंसेप्ट आप समझ भी होगा, आ गया होगा आपको। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया नौकर वाला, हो सकता है वो नौकर 90 की जगह 80 रुपए दे, 20 रुपए कहां गए वो एक अलग बात है। इसी तरह क्या है, कई ड्रग जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 mg दी, वो पहुंची कितनी ब्लड के अंदर 90, तो हो सकता है कई ड्रग 80 mg ही पहुंचे। सर ऐसा क्यों होता है वो एक अलग बात है। अब अलग बात कैसे, क्योंकि भैया ये है कि हर ड्रग की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर वो नौकर ईमानदार होता तो शायद 100 के 100 रुपए आगे पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसी तरीके से क्या है कि कई ड्रग अगर अच्छे रूट से दी गई, अच्छे कहने का मतलब डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी ड्रग दोगे उतनी ब्लड में चली जाएगी। जैसे अगर आप कोई भी ड्रग इंजेक्शन से दोगे और इंजेक्शन से भी इंट्रावेनस या फिर इंट्रा आर्टीरियल, तो अल्टीमेटली कहां जा रही है वो ब्लड में तो जा रही है। तो अल्टीमेटली कहां जा रही है, वो ब्लड में जा रही है, मतलब 100% जा रही है। तो कह सकते हैं कि जो दवाएं आईवी रूट या इंट्रा आर्टीरियल रूट से लेते हैं ना, उनकी वायबिलिटी कितनी होती है, 100%। तो इंजेक्शन में 100 थी, वो 100 की 100 ही गई। तो समझ में आ गया होगा वायबिलिटी का कंसेप्ट, आपको वायबिलिटी क्या है। अब देखते हैं और जो टर्म आपके काम आएंगे। यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि फर्स्ट पास इफेक्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दो डेफिनेशन होती है वायबिलिटी की। एक तो मैंने आपको बता दिया कि द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म, इट इज टर्म्ड एज वायबिलिटी। दूसरा क्या होता है डेफिनेशन, चूंकि ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है इसीलिए इसको बोलते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किस रेट पे और कितनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, यही क्या कहलाती है, बायोअवेलेबिलिटी। इज इक्वल टू एफ लिख रहा हूं क्योंकि एफ बायोअवेलेबिलिटी होता है। अब वो कैसे है वो एक बार अलग वीडियो है फार्माकोकाइनेटिक्स का, अपन उस डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए तो मैं यूं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि जो भी आप वीडियो देखें पूरा देखिए, क्योंकि एक कंसेप्ट दिया हुआ वीडियो का दूसरे वीडियो से बहुत लिंक करता है। और फार्मेसी है इतनी इंटरेस्टिंग चीज कि कहीं ना कहीं चीज लिंक एक दूसरे से वैसे लिंक करती है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ड्रग्स नाउ। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, बायोअवेलेबिलिटी की। अब जो अगली बात आती है वो आता है, देखो इधर फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, तो जो नौकर को दिए गए पैसे थे ना वो 10 रुपए कहां गए, अपन कह सकते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट के कारण वो गए। या फिर हम कह सकते हैं कि द ड्रग विच वॉज टेकन एज 100 mg, 10 mg वॉज लॉस्ट, ओनली 90 mg रीच्ड इनटू द ब्लड। Where the 10 mg has gone? The 10 mg has been gone due to first pass effect। होता क्या है कि जो भी चीज ओरल रूट से ली जाती है, ओरल रूट से लेने के बाद वो कहां पहुंचेगी, स्टमक में पहुंचेगी। स्टमक या फिर मैं कह सकता हूं आपकी जीआईटी में पहुंचेगी या इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। अब होता क्या है कि इसको स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो भी चीज होती है ना, उसको पहले लीवर में भेजा जाता है और लीवर में जाने के बाद वो फाइनल ब्लड में आती है, मतलब पूरी तरीके से बोलती है। तो लीवर तो एक तरह से चुंगी नाके का काम करता है।
इसके पास कोई भी चीज आएगी ना तो अपना खर्चा मांगेगा ये। तो यहाँ पर खर्चे का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ड्रग आपकी 100 mg है ना, तो जब यहाँ से लीवर के पास गुजर गई ना तो हो सकता है 90% ही मिले। हो सकता है दूसरी ड्रग जिसका नेचर अलग हो, वो अगर 100% है तो यहाँ 80 निकले। हो सकता है लीवर उसको ज्यादा मेहरबान हो। इन द सिमिलर मैनर ये जो ड्रग अल्टीमेटली पहुंच रही है ना ब्लड के अंदर, ये भी तो कहलाती है बायोअवेलेबल ड्रग। तो ड्रग की यही तो कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग कि वो कितनी बायोअवेलेबल है, और डिपेंडिंग ऑन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लीवर। अब वो डिटेल अपन नहीं कहेंगे, अपने को इतना ही याद रखना है कि ये जो क्वांटिटी कम हुई है ना, वो जो 10 रुपए कम हुए है ना, वो जो 100 mg की जगह 10 mg कम हो गई ना, वो क्यों हो गई? क्योंकि लीवर खा गया उसको। और उसी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट पास इफेक्ट। मीन्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लिवर when it crosses या when it reaches into the final circulation, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। और जरूरी है कि ड्रग शुड बी टेकन ओरली। ठीक है, ये तो है फर्स्ट पास इफेक्ट की कहानी। फिर इसके अंदर एक और शब्द लिखा है, मैं आपको बताया जा रहा हूं और साथ साथ मैं रब भी कर रहा हूं। ठीक है, नाउ द थिंग इज डोजेज फॉर्म क्या होता है? टैबलेट, कैप्सूल, लोशन, लिनेमेंट, माउथ वॉशेस, गार्गल, ऑइंटमेंट में सपोजिटरीज, पैसरीज, डेंटल कोन्स, ईयर कोन्स, ये सारे क्या है? दवा को जिस फॉर्म में आप ले रहे हो वो डोजेज फॉर्म में तो कहलाता है। जैसे टैबलेट, जैसे कैप्सूल, सब में दवा है ना, लेकिन उसको एक रूप प्रदान कर दिया, इसलिए तो क्या कहलाता है? डोजेज फॉर्म। मेरा पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखिए, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डोजेज फॉर्म क्या होता है। फिर एक अगला शब्द आता है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? कितनी देर तक कोई चीज ठहरती है। जैसे कोई भी चीज, जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर भोजन लिया जाता है तो पहले स्टमक में रहेगा वो कुछ समय के लिए, फिर आंतों में रहेगा, छोटी आंत में तक, बड़ी आंत में तक। अब कितनी देर तक रहता है उसको बोलते हैं ट्रांजिट, ठहराव जिसको बोल सकते हैं। फिर होता है देखो एक PKA, एक चीज आती है PKA, और एक शब्द और आता है PH। तो PH का मतलब तो आप समझते हो। PKA का मतलब आपको याद रखना है कि इसको हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कह सकते, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको इतना याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं ड्रग के आयोनाइजेशन से संबंधित है। ये एस भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ड्रग के आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। मतलब ड्रग आयोनिक फॉर्म में आएगी या अनायनिक फॉर्म में आएगी। और साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर ड्रग आयोनिक है ना तो ड्रग क्या हो जाएगी? वाटर सॉल्युबल। ये देखा गया है कि अगर ड्रग आयोनिक है तो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अभी इतना याद रखो, आगे जब डील करेंगे तो आपको उसका भी आंसर आएगा। तो पीके का मतलब ड्रग, जो एक ड्रग है वो आयोनिक हो गई। अब आयोनिक क्या है अलग बात, आपको इतना ध्यान रखना है, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पीएच हो गया, पीके हो गया। अब बात आती है पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट तो आप इतना याद रख लो अभी तक कि ड्रग को अगर तेल और पानी के मिश्रण में अगर मैं रखूंगा ना, मैंने सपोज बीकर ले लिया एक तरह से, ठीक है, उस बीकर के अंदर नीचे तो तेल था और ऊपर पानी था। तो जब ड्रग को इसमें रखूंगा ना तो अब ड्रग क्या है, एक निश्चित मात्रा में बट जाएगी। हो सकता है जो ऊपर तेल है ना उसमें 80% हो और पानी में 20%। तो तेल के प्रति क्या है, इसकी एफिनिटी ज्यादा हो गई, तेल के प्रति लगाव ज्यादा हो गया। तो जिसका तेल के प्रति लगाव ज्यादा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? लिपोफिलिक। और जिसका पानी के प्रति लगाव ज्यादा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो लिपोफिलिक तेल के प्रति ज्यादा लगाव, तो होता क्या है कि अगेन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जो जीआईटी है, आप ड्रग लोगे, ये आपकी जीआईटी की मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी हुई है? सेल की। और सेल के चारों तरफ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। तो अब सेल मेम्ब्रेन अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लिपिड होता है, फिर प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। मतलब अगर उसको बड़े तो बताना चाहूं तो लिपिड है, प्रोटीन है, लिपिड है। अगर ड्रग को यहां से यहां जाना है तो पहले कहां घुलेगी? वो लिपिड में घुलेगी, फिर इधर आएगी बीच में, फिर लिपिड में घुलेगी, तभी आएगी। कहने का मतलब अगर ड्रग को यहां से यहां आना है तो लिपिड में घुल के आना है।
और लिपिड में जब घुलेगी ना, जब वो खुद लिपोफिलिक हो, लिपिड सॉल्युबल हो, तो आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट से क्या पता लग रहा है कि ड्रग लिपोफिलिक है। तो जो ड्रग जितनी ज्यादा लिपोफिलिक है उतनी इधर से उधर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होना है और एब्जॉर्ब होगी तो बायोअवेलेबल होना है, तो ड्रग अगर लिपोफिलिक है तो बायोअवेलेबल होगी। यस, एब्जॉर्प्शन इज फास्ट, बायोअवेलेबिलिटी इज मोर। तो समझ में आ गया होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट का लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी से क्या संबंध है। तो ये कहानी थी पार्टीशन कोएफिशिएंट की। नाउ फिर आता है कि हाउ एब्जॉर्प्शन एंड एफ का मतलब बायोअवेलेबिलिटी रिलेटेड। दोनों कैसे रिलेटेड है? दोनों रिलेटेड है ना। अगर ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो ब्लड में आएगी, ब्लड में आएगी तो बायोअवेलेबल होगी। इसका मतलब द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन दे इफेक्ट, मतलब वही कह सकते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ये हो गई कहानी आपकी। नाउ वी विल स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी या फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, जो अपना आंसर स्टार्ट होगा। अब जो आपको बताया वो बेस था, आपको ये पॉइंट जो लिखे हैं सामने उन पे ध्यान देना है और बस अपन लिखते जाएंगे। रटने की जरूरत तो है ही नहीं, बस समझने की जरूरत है। अब देखते हैं वन बाय वन। ये जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीके ऑफ ड्रग, डिजीज, डिसोल्यूशन रेट, जीआई ट्रांजिट टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, फर्स्ट पास इफेक्ट, डोजेज फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। अब या तो आपको याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो काफी चीज आपको वैसे याद हो जाएगी, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो इसको याद करने का प्रयास किया गया है। इसका जो न्यूमोनिक बनाया है कि पप्पी के दादाजी में पहले से ही डबल स्ट्रेंथ है। तो पप्पी के दादाजी में पहले से डबल स्ट्रेंथ है, इसलिए उनकी बायोअवेलेबिलिटी, जो भी ड्रग लेते हैं ना उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, उनकी मतलब फटाफट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पप्पी के दादाजी में डबल स्ट्रेंथ है। तो देखो प से पी, पप्पी के दादाजी, डी डिजीज, फिर द आया डिसोल्यूशन, जी का मतलब जीआई ट्रांजिट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स पहले से ही मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट, डबल का मतलब डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ का मतलब शॉर्ट। तो पप्पी के दादाजी में पहले से डबल स्ट्रेंथ है तो 10 फैक्टर हो गए। अब इनको आप समझो आराम से, चाहे 15 नंबर का क्वेश्चन आए, 16 नंबर का क्वेश्चन आए, और इसमें से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स। तो ये तो बात याद कर लेगी। नाउ वी विल सी वन बाय वन फैक्टर्स। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज का मतलब अगर जो आप दवा दे रहे हो ना उसकी साइज क्या है। तो हम जानते हैं मिश्री और चीनी और बूरा, हो सकता है आप अलग एरिया में रह रहे हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चीनी को अगर अपन और पीस देंगे तो मिश्री हो गई, चीनी हो गई और छोटे छोटे बूरा हो गया। तो जल्दी कौन सा घुलेगा? सीधी सी बात है, जिसकी साइज छोटी होगी वो जल्दी घुलेगा, और जो जल्दी घुलेगा वो जल्दी सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा, जो जल्दी सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, और जो जल्दी एब्जॉर्ब होगा उसका ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी रिलेटेड है ना, मैंने आपको बताया। तो पार्टिकल साइज की बात करें, स्मॉल साइज अगर छोटा करोगे तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? जैसे पार्टिकल ऐसा है, आपने इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने से पहले तो ये था, उसका ये सरफेस था। अब जब भी वो घुलेगा ना तो घुलने के लिए क्या है, जो सॉल्वेंट है इन चारों तरफ से लगेगा, लेकिन जब आपने तोड़ दिया तो पार्टिकल साइज छोटा हो गया। अब दो नए सरफेस बन गए, तो जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेगा, उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो पार्टिकल साइज, स्मॉल साइज मतलब इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन मतलब इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। तो कितना इजी है, decrease in particle size increases the surface area of drug molecule which results in solubility and hence absorption, therefore we can say that the particle size increases the bioavailability. This is the first factor. दूसरा फैक्टर है पार्टीशन कोएफिशिएंट, जो मैंने आपको बता दिया, ये आपकी ड्रग की लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी के बारे में जानकारी देता है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट के बारे में, इफ द पार्टीशन कोएफिशिएंट इज हाई, अगर ज्यादा है तो द ड्रग इज लिपोफिलिक,
और अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज मोर, इसका मतलब बायोबिलिटी इज मोर। अब वो कैसे है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपकी जीआईटी है वो सेल मेम्ब्रेन है, वो मेनली लिपोफिलिक नेचर की है, तो ड्रग को इधर से उधर जाना है तो लिपोफिलिक होना जरूरी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस द बायोबिलिटी। तो देखो आप एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायोबिलिटी भी ज्यादा है, तो कहने का मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन और फैक्टर अफेक्ट करते हैं बायोबिलिटी, दोनों सेम है। और दो सब्जेक्ट के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये फार्माकोलॉजी में भी आता है और ये हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में भी आता है, और नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है इसे। तीसरा है पीके। मैंने आपको बताया था कि पीके इज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंड अनायनाइजेशन ऑफ ड्रग। अगर ड्रग आयोनिक है तो वाटर सॉल्युबल है, और अनायनिक है तो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगी। देयरफॉर इन दोनों से ही पता लगता है कि ड्रग जा रही नहीं जा रही। देयरफॉर पीकेए डिटरमिन्स द बायोबिलिटी, क्योंकि ड्रग ये भी कह सकते हैं पीके विल डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी, बोथ आर सेम थिंग। पीके अपन देख चुके हैं अभी। नेक्स्ट आता है डिजीज। अब जो भी आप ड्रग लेते हो वो खून में पहुंचेगी, ओरल की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर ड्रग ओरली ली जाती हैं, आपको भी पता है ये चीज। वो इंटेस्टाइन में होके पहुंचेगी, इंटेस्टाइन से कहां जाएगी, वो ब्लड के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, अवशोषित होती हैं। लेकिन अगर समस्या हो गई इंटेस्टाइन के अंदर ही डिजीज हो गई मतलब एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो बायोबिलिटी होगी क्या? तो वही तो लिखा है, इफ द डिजीज इज देयर इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज बायोबिलिटी। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन रेट। डिसॉल्व का मतलब होता है कि जैसे डिसॉल्व ही नहीं हो रही, मतलब घुल नहीं रही। तो अपन ले में लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं कि डिसोल्यूशन रेट इज रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी, एंड इंक्रीज डिसोल्यूशन मतलब इंक्रीज सॉल्युबिलिटी मतलब इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड देयरफॉर बायोबिलिटी। तो जो चीज जितनी जल्दी घुलेगी ना उसका उतनी जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बायोबिलिटी होगी। तो समझ में आ गया होगा डिसोल्यूशन रेट मतलब ये वो रेट है जो आपको बताती है कि ड्रग किस स्पीड से घुल रही है। नेक्स्ट आता है जीआई ट्रांजिट टाइम। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कई ड्रग स्टमक में रुकती हैं, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में रुकती हैं, इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रुकती हैं, और हम 11वीं 12वीं में ये पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है खाने का भी वो इंटेस्टाइन में होता है। तो वही पॉइंट है यहाँ पर, जीआई ट्रांजिट टाइम, लॉन्ग रेजिडेंस टाइम मतलब बहुत लंबे समय तक दवाएं रहती हैं, एंड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों कारणों से क्या है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स रहता है। तो सर ये क्या चेंज भी हो सकता है क्या? बिल्कुल चेंज हो सकता है। कई दवाएं क्या करती हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी जो जीआईटी है ना उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा कर देती हैं, तो कोई दवा रुकेगी नहीं, दवा क्या खाना भी फटाफट नीचे आ जाता है। ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि फार्माकोलॉजी का पार्ट है। अपने को इतना याद रखना है क्योंकि अपन इसी क्वेश्चन पे फोकस है। अपना क्वेश्चन यही है कि जो ड्रग लोगे तो ड्रग क्या करेगी, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाएगी, तो मोटिलिटी को बढ़ाएगी तो ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, ज्यादा देर तक रहेगी नहीं तो एब्जॉर्ब कहां से होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायोबिलिटी कहां से होगी। देयरफॉर चेंज इन द रेजिडेंस टाइम में इफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड बायोबिलिटी। आपके समझ में आ गई होगी ये चीज। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल। किसका मैन्युफैक्चरिंग, जो डोजेज फॉर्म आप ले रहे हो ना, जैसे टैबलेट, जैसे कैप्सूल, अगर उसी के अंदर आपने थोड़ा बदल दिया, फेर बदल कर दिया तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा सर ड्रग का एब्जॉर्प्शन पे? तो आप जानते हो वन थिंग यू नो वेरी वेल, और वो चीज मैं जो बता रहा हूं आपको वो ये है कि बहुत बेसिक चीज है भैया, आपको आधी से ज्यादा चीजें आती है, मैंने तो आपको सिर्फ याद दिलाया, रखने की जरूरत नहीं है। सपोज द पर्सन इज टेकन वन टैबलेट। होता क्या है, बॉडी में जाने के बाद ये टैबलेट है ना छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में टूटती है, और इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। और ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है ना ये बिल्कुल सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये डिसइंटीग्रेशन है, ये डिसोल्यूशन है, और एक बार जब सॉल्यूशन फॉर्म में आती है ना तो ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। Means tablet is converted into granules, and granules they dissolve and they come in soluble form. The drug is absorbed and action is seen. तो अगर ड्रग डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी तो ये आगे की कहानी होगी क्या? नहीं होगी। तो सर आप क्यों बता रहे हो? होता क्या है, जो टैबलेट बनती है ना
वो कंप्रेशन से बनती है, उसके लिए आपको दूसरे मेरे वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्रेशन होता है अपर पंच और लोअर पंच के बीच के अंदर। अब आप सोचो अगर बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो गया तो टैबलेट क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगी। मींस मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, दो कंडीशन की बात कर रहा हूं। एक बार आपने ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिए तो ग्रेन्यूल के अंदर बाइंडिंग ज्यादा हो गई तो टैबलेट बहुत ज्यादा हार्ड बन गई। अब जब टैबलेट बहुत ज्यादा हार्ड बन गई तो शरीर में जाने के बाद क्या होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी तो क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स दे आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। मैंने एग्जांपल दिया है, वेरिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एक्सिपिएंट्स, दोनों के अंदर देयर इज इफेक्ट ऑन बायोअवेलेबिलिटी। कैसे, एग्जांपल दिया है, टू मच कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेशन अगर आप यूज करोगे, इंक्रीज हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्डनेस बढ़ जाएगी, एंड टैबलेट फेल टू डिसइंटीग्रेट, टैबलेट टूटेगी नहीं। फिर इसके अलावा आप और भी कई चीजें यूज करते हो टैबलेट बनाने में, जैसे ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट क्या है, आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, टैबलेट एक्सिपिएंट्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स, अब जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब वो पानी को दूर रखते हैं। तो सपोज ये ग्रेन्यूल है, ये घुलेंगे जब ही ना, जब चारों तरफ पानी आ जाएगा, लेकिन आपने क्या यूज कर दिए, ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट पानी को उसको घोलने नहीं देते। अब पानी को घोलने देंगे तो डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद भी टैबलेट डिसॉल्व नहीं होगी। तो वी कैन से दैट द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स व्हिच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर दे डिक्रीज द वेटिंग। और जब वेटिंग ही नहीं हो रही तो घुलेगी नहीं तो एब्जॉर्ब कहां से होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ड्रग बायोअवेलेबल नहीं होगी। तो ये आपके जो फैक्टर्स थे यहां तक मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स तक है। अब देखते हैं आगे वाला फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है। जो अगला अपना है फैक्टर वो है फर्स्ट पास इफेक्ट। अब फर्स्ट पास इफेक्ट वीडियो स्टार्ट होते हैं आपको पता लग गया था, तो आपको पहले डेफिनेशन देनी है। और हमने ये भी देखा था कि इफ द ड्रग इज गिवन बाय आईवी रूट या इंट्रा आर्टेरियल रूट, द बायोअवेलेबिलिटी इज 100%। द फर्स्ट पास इफेक्ट्स ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। एग्जांपल एक और, फॉर एग्जांपल लीडोकेन एक दवा का नाम है, अगर उसको ओरली लेंगे तो इट शोज हाई फर्स्ट पास इफेक्ट इफ टेकन ओरली। आप एग्जांपल देकर अपने आप को सिद्ध भी कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो होता है डोजेज फॉर्म, मतलब आप टैबलेट ले रहे हो या कैप्सूल ले रहे हो या फिर सॉल्यूशन ले रहे हो। तो देखो आप, ये टैबलेट का दिखाने का प्रयास किया गया है, ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है, ये सॉल्यूशन है। अब देखिए टैबलेट पहले डिसइंटीग्रेट होगी, ग्रेन्यूल में बदलेगी, ग्रेन्यूल के बाद क्या होंगे, वो सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे, और सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब मतलब एफ का मतलब बायोअवेलेबिलिटी होगी। ऐसे कैप्सूल की बात करूं, जरूरत ही नहीं है, ड्रग ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो फास्ट एब्जॉर्प्शन और ज्यादा एबिलिटी। तो टैबलेट में 2 स्टेप हो गए, इसके अंदर एक ही रहा, इसके अंदर कोई स्टेप ही नहीं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर ज्यादा लफड़े होने के चांसेस हैं, मतलब ज्यादा आपकी बायोअवेलेबिलिटी में बैरियर आने के चांस है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसके अंदर बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसमें होगी, सॉल्यूशन में। और अगर आईवी आईएफ की बात करूं, आईवी आईए तो आप सीधा या ब्लड में दे रहे हो। तो समझ में आ गया होगा हाउ इट डिपेंड्स ऑन डोजेज फॉर्म आल्सो। अगला फैक्टर आता है, यह है सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। अब इसमें डोजेज फॉर्म में एक और चीज जो इससे कंपैरिजन में, अगर उसको और अच्छे तरीके से समझना चाहें, सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है, फिर सस्पेंशन में, फिर पाउडर में, फिर कैप्सूल में, या फिर टैबलेट में। क्लियर हो जाता है इस आइडिया। अगला आता है सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग को आपको सॉल्ट फॉर्म में देना है। अब सॉल्ट फॉर्म क्या है वो पूरा अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। सॉल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक ड्रग is given as with basic salt, basic drug is given with acidic salt, जैसे phenobarbital is given with सोडियम, तो ये एसिडिक ड्रग है, ये सॉल्ट बेसिक है। ऐसे ही ये बेसिक ड्रग है स्ट्रिक्निन, ये दिया किसके साथ है, एसिडिक सॉल्ट HCl। वो इसलिए क्योंकि सॉल्ट आर मोर वाटर सॉल्युबल, सॉल्ट आर मोर वाटर सॉल्युबल। तो जो चीज जितनी ज्यादा घुलेगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी वो उतनी जल्दी बायोअवेलेबिलिटी होगी। तो आपने देखा कि वो सारे फैक्टर्स जो अल्टीमेटली ड्रग की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, तो फटाफट ड्रग घुल गई,
और उसके अंदर अगर सफिशिएंट लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आराम से इधर से उधर आ जाएगी, मतलब ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी। तो इट इज वेरी सिंपल, यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। आपको कोड ध्यान रखना है, आप वीडियो पूरा देखिए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड वंस अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ये जो आज अपने वीडियो किया है ये 2 जगह काम आएगा आपके फार्माकोलॉजी के अंदर और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग वायबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन बोथ आर सेम थिंग्स। मीट यू सून, बेस्ट ऑफ लक।